साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। चीन के यंगची में दुनिया के सबसे बड़े डैम पर काम शुरू हो चुका है। लागत भारत के रक्षा बजट से करीब करीब 2 गुना है और नदी है यारलुंग सांगपू। वही नदी जिसे पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा माना जाता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने का काम चालू है। क्या पाकिस्तान के कहने पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कोई खेल खेल रहा है? क्या चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है? और क्या चीन की तरफ से ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देने से भारत में वैसी ही क्राइसिस पैदा हो जाएगी जैसा कि सिंधु का पानी रोके जाने से पाकिस्तान में पैदा हो गई है? इन तमाम सवालों का जवाब बताएंगे आगे। पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव का पूरा भूगोल समझ लीजिए। करीब 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक यू टर्न लेती है। यही वो इलाका है जहां चीन का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बन रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े बांध के पूरा होने पर 300 किलोवाट प्रति घंटे बिजली हर साल पैदा होगी, जिससे करीब 30 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इस डैम को बनाने में करीब 167 अरब डॉलर यानी लगभग 12 लाख करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन का एक डैम को लेकर इतने भारी भरकम पैसे खर्च करने का मकसद महज बिजली पैदा करना है या कुछ और? चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ब्रह्मपुत्र पे बन रहे इस डैम के निर्माण में 5 हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर चीन करीब 167 अरब डॉलर यानी 12 लाख करोड़ का खर्च करने वाला है। बताया जा रहा है कि एक बार प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इस बांध से यांगची नदी पर बने 3 गॉर्जेस बांध से भी ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तो ब्रह्मपुत्र पर इस बांध को सीधे सीधे भारत के लिए वाटर बम कहा है। दरअसल सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी भारत से आता है और 40% पानी तिब्बत से। भारत में ब्रह्मपुत्र जिन इलाकों से होकर बहती है वो बारिश के लिहाज से काफी समृद्ध हैं। इसके बावजूद अगर नदी ऊपरी इलाके में सूखी रहे तो निचले इलाके पर उसके इकोसिस्टम पर फर्क तो पड़ेगा ही। ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक लॉ इंस्टीट्यूट की 5 साल पुरानी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तिब्बत के पठार की नदियों पर नियंत्रण से चीन भारत को परेशान कर सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। चीन अगर अचानक से अपने बांध से पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे चीन का वाटर बम बता रहे हैं। वहीं ये बांध जहां बन रहा है वो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। यहां धरती के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती हैं, जिससे टेक्टोनिक एक्टिविटी बनी रहती है। बड़े भूकंप का खतरा रहता है। इसीलिए भूकंप की वजह से अगर बांध को कुछ होता है तो भारत के निचले इलाकों में हालात बिगड़ सकते हैं। चीन के ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं।
आपको पता है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सजा देने के लिए सिंधु समझौता सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरस रहा है। भारत के एक्शन के बाद बिलबिलाता हुआ पाकिस्तान जो है अपने आका के पास यानी चीन के पास पहुंचा और जिनपिंग से फरियाद लगाई कि आप भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक ताकत मिलती है और कौन इसे कितना नियंत्रित करने की ताकत रखता है। ये सब आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। तो आइए थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। जरा इस मैप को देखिए। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो चीन से कह रहा है और चीन जो डैम बना रहा है तो कितनी क्षमता है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं उद्गम स्थल जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का है जो तिब्बत की ओर से निकलती है और 2900 किलोमीटर का ये दायरा, ये आप ब्लू जो देख रहे हैं ये दरअसल ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कैसे कैसे क्रॉस कर रही है। जरा देखिए, ये नामचा बरवा जहां से देखिए भारत में एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश और यहां से होते हुए असम से होते हुए ये देखिए बांग्लादेश की तरफ जाती है और उसके आगे जाकर पाकिस्तान की तरफ। ये जरा देखिए, ये तमाम जो हम आपको बता रहे हैं ये बांग्लादेश की तरफ जाती है और उसके बाद तीस्ता, संकोश, मानस, कामेंग, सुबनसिरी और यहाँ दिबांग और लोहित है, कोलंग और धनसिरी और ये आपको कोपली, बराक नदी, ये तमाम वो रास्ते हैं जिस तरफ से ये ब्रह्मपुत्र नदी गुजर रही है। लेकिन ये जरा देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम आप अलग अलग जगह पे, तिब्बत से जहां उद्गम स्थल इसका है वहां इसको क्या कहते हैं, वहां इसको सांगपो कहते हैं और चीन में यही ब्रह्मपुत्र नदी ये क्या कहलाती है, यारलुंग जांगबो इसको दरअसल कहते हैं चीन में। अरुणाचल प्रदेश में देखिए नामचा बारवा जहां से एंट्री हो जाती है अरुणाचल में, इसे दिहांग कहते हैं। असम में जब ये जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि असम को जब वो क्रॉस कर रही है ब्रह्मपुत्र नदी तो असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं और जब ये असम को क्रॉस करते हुए आप देखिए आगे बांग्लादेश की तरफ निकल जा रही है तो वहां जमुना कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र के ही नाम है और ऐसे ये जो है इतने एरियाज को कवर करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है। तो अब आप समझिए कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है, इसलिए पाकिस्तान इस मुगालते में है कि चीन ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो रोक सकता है, वैसे ही जैसे भारत ने पाकिस्तान जाने वाली सिंधु का पानी रोका है। लेकिन पाकिस्तान शायद सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी में बेसिक फर्क या तो समझता नहीं है या समझना नहीं चाहता। दोनों नदियों का तंत्र भी शायद उसे मालूम नहीं है। शायद यही वजह है कि वो चीन के पास जाके बिलबिला रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र पर ठीक उसी तरह से एक्शन लिया जाए जैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके दिया है। पहली बात यह है कि जिस ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और चीन के भीतर यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, उस नदी में चीन का पानी सिर्फ 30% ही है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र को बाकी का 70% पानी भूटान और भारत से मिलता है, उसमें भी भूटान से कम भारत से ज्यादा मिलता है। कैसे, आगे बताते हैं। पाकिस्तान में एंट्री के बाद सिंधु लंबा सफर तय करती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लंबी दूरी की यात्रा तय करती है। वो मैप हमने आपको दिखाया था और उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे एक लंबी दूरी की यात्रा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में तय कर रही है। करीब 1000 किलोमीटर की ये यात्रा नदी जो है वो भारत में तय करती है। इस भारत के भीतर ही ब्रह्मपुत्र की इस लंबी दूरी की यात्रा में कई और नदियां जो हैं वो जुड़ जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। असम में दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। सुबनसिरी नदी असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर जुड़ जाती है। मानस नदी असम के जोगीघोपा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में भारत का कितना पानी है इसे एक और आंकड़े से आपको समझाते हैं। तिब्बत में चीन ने एक मॉनिटरिंग पॉइंट जो है वो बनाया है। नुक्सिया के पास ये मॉनिटरिंग पॉइंट है, वहां ब्रह्मपुत्र नदी का सालाना डिस्चार्ज जो है वो करीब 31 बिलियन क्यूबिक मीटर और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत से बांग्लादेश में एंट्री लेती है, जो मैप दिखाया था आपको याद होगा, वहां से जब बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो बांग्लादेश के बहादुराबाद में बताया जाता है इसका सालाना डिस्चार्ज बढ़कर लगभग 606 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाता है। समझिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यह इस बात का प्रमाण है कि नदी के चीन वाले हिस्से का योगदान भारत के मुकाबले बहुत कम है, यानी कि ब्रह्मपुत्र में हिंदुस्तान का दम है, चीन का नहीं। और पाकिस्तान को यह पता हो ना हो, चीन को तो बात पता है
तिब्बत के जिस इलाके से ब्रह्मपुत्र निकलती है वहां बारिश बहुत कम होती है। सालाना बारिश का एवरेज अगर बात करें तो 300 से 400 मिलीमीटर ही है। चीन में ब्रह्मपुत्र जो भी उससे पानी आता है वो ग्लेशियर के गलने की वजह से आता है, इसलिए पाकिस्तान लाख शिकायत कर ले, चीन चाहे भी तो ब्रह्मपुत्र के पानी के साथ बड़ा खेल भारत के साथ नहीं कर सकता। इसी बात को असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान या चीन किसी मुगालते में इन्हें नहीं रहना चाहिए। हेमंता ने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ब्रह्मपुत्र को लेकर एक और रोचक आंकड़ा दिया है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा पर तुतिंग एक जगह है, वहां पर ब्रह्मपुत्र का प्रवाह जो है 2000 से 3000 घन मीटर पर सेकेंड है और गुवाहाटी में मॉनसून के वक्त इसी ब्रह्मपुत्र का प्रवाह जो है वो 15,000 से 20,000 घन मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो ब्रह्मपुत्र का जन्म भले चीन में होता है लेकिन लालन पालन भारत में होता है। खा पीकर ब्रह्मपुत्र नदी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी होती। एक बात तो तय है कि चीन चाहकर भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर वो भारत में उस तरह सूखे के हालात पैदा नहीं कर सकता जिस तरह सिंधु का पानी रोके जाने से पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। पाकिस्तान में तो 80% खेती जो है सिंधु जल समझौते के तहत मिलने वाले पानी पर ही निर्भर करती है। लेकिन अब सवाल है, क्या चीन सूखा नहीं तो क्या बाढ़ के हालात भी पैदा नहीं कर सकता है? जैसे कि अपने इलाके में चीन बांध बनाकर पहले पानी रोके और फिर अचानक से छोड़ दे। तो क्या हाल ही में ये खुलासा भी हुआ था कि चीन ने साल 2022 से नदियों से जुड़ा कोई डेटा भारत के साथ शेयर नहीं किया है, जबकि इसके लिए करार तो दोनों देशों के बीच हुआ था। ये डेटा भारत के बाढ़ पूर्वानुमान, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बांधों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे की प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है। फिर ये भी हमें मालूम है कि चीन ब्रह्मपुत्र पर एक सुपर डैम बना रहा है। अगर मानसून के दौरान चीन अपने बांध से अचानक से ढेर सारा पानी जो है भारत की तरफ छोड़ दे, पूर्वोत्तर भारत में तबाही मच सकती है। फिलहाल चीन यही दलील दे रहा है कि वो पनबिजली के लिए डैम बना रहा है और इससे निचले इलाकों में पानी के फ्लो पर असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन भारत को चीन की हर चाल से सतर्क रहना होगा। चीन ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का जो सबसे विशाल बांध बना रहा है उसकी लागत 167 अरब डॉलर है। चीन ये बांध ठीक उसी जगह पर बना रहा है जहां से ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, एक शार्प यू टर्न लेकर अरुणाचल में एंटर करती है। इस बांध की वाटर स्टोरेज क्षमता जो है 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जो कि बहुत बड़ी बताई जा रही है। ब्रह्मपुत्र पर दुनिया के सबसे बड़े डैम पर पानी की तरह पैसा बहाने वाला चीन शायद ये भूल रहा है कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं बल्कि 2025 का हिंदुस्तान है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था उस वक्त दोनों देशों की स्थिति काफी जुदा थी, काफी अलग थी। लेकिन आज हिंदुस्तान चीन से आंख मिलाकर उसे जवाब देने की हिम्मत रखता है और उस स्थिति में भारत है भी। 1962 में भारत की तैयारियों की अगर बात करें, देखिए ये हम बता रहे हैं कि उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी और अभी फिलहाल भारत की स्थिति क्या है। 1962 की बात करें तो भारत की सैन्य तैयारियां कमजोर थी। भारतीय सेना के पास हथियार, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक की कमी थी, विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। जबकि चीन की बात करें तो पीएलए उस समय बेहतर संगठित और सुसज्जित थी, जिसकी वजह से युद्ध में उसकी जीत भी हुई थी। आज के हालात की बात करें तो भारत ने अपने सैन्य क्षमता में भारी सुधार लाया है। मॉडर्न वेपन सिस्टम जैसे कि राफेल, S-400, तेजस, अर्जुन और सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश ने भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। भारत ने LAC पर भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जैसे 5 साल पहले गलवान संघर्ष के बाद देखने को भी मिला था। इकोनॉमी के मोर्चे पर बात करें तो 1962 में भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था था जो आजादी के बाद अपनी आर्थिक नींव रख ही रहा था। जीडीपी और औद्योगिक क्षमता सीमित उस वक्त थी। चीन भी उस समय आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन माओ के नेतृत्व में तेजी से औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा था। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसमें IT, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्रों में प्रगति हुई है। 1962 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, रेल, संचार अविकसित था। विशेष रूप से बॉर्डर इलाकों की बात करें तो चीन ने भी उस समय बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना शुरू किया था, लेकिन वो भारत
से थोड़ा आगे जरूर था। आज भारत ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, जैसे कि हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया पहल। एलएसी पर सड़कों और सुरंगों का निर्माण भारत की रणनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करता है। 1962 में भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का हिस्सा था, लेकिन वैश्विक मंच पर उसकी आवाज सीमित ही थी, जबकि उस वक्त चीन वैश्विक मंच पर उभर रहा था। आज का भारत एक प्रमुख जियोपॉलिटिकल पावर बन चुका है। क्वाड, G20 और दूसरे ग्लोबल मंचों पर भारत की भूमिका बेहद अहम है। वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की और नरेंद्र मोदी और योगी धर्म के विस्तार की बहुत बड़ी लकीर